सुप्रभात विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के अध्याय 9 व्यापारिक विधि और अनुबंध को पढ़ रहे थे। व्यापारिक विधि को पढ़ना और उसके बाद विधि को सबसे पहले जानना और व्यापारिक विधि को पढ़ना, फिर व्यापारिक विधि के तमाम प्रकार के विधि के अंदर जो एक्ट लागू होते हैं उनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की और व्यापारिक विधि के स्रोतों को पढ़ा। किस प्रकार व्यापारिक विधि, जिस प्रकार हमारे ब्रिटिश का राज हमारे भारतवर्ष पर रहा, फिर इंग्लिश कॉमन लॉ, परिनियम और जो यहाँ की रीति रिवाज, उसके आधार पर जो हमारा न्याय और उसके आधार पर जो व्यापारिक विधि बनी, उसको हमने गत वीडियो में पढ़ा। आज जो हमारा सामान्य रूप से रहेगा, वास्तविक तौर में अगर देखा जाए तो हम आज अनुबंध की परिभाषा को हम पहले जान चुके हैं, मगर आज अनुबंध की परिभाषा तो तमाम प्रकार के कुछ विद्वानों ने, कुछ न्यायाधीशों ने और अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के तहत किस प्रकार रही और अनुबंध की जब ये परिभाषा रही तो वास्तव में हमारे सामने क्या मुख्य तत्व सामने आए कि अनुबंध के अंदर क्या निहित होना चाहिए तब अनुबंध होता है। फिर हम अनुबंध के कुछ लक्षणों को जानेंगे। आज मैं उन अनुबंध के लक्षणों को आपको पहले याद करवाऊंगा, फिर उनके अगले वीडियो में उन लक्षणों को हम बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जब ये लक्षण होते हैं तो ही अनुबंध कहलाता है, अनुबंध सार्वभौमिक होता है, अनुबंध परिप्रेक्ष्य रूप से सामने आता है। ये लक्षण अनुबंध के अंदर होने जरूरी है तो ही वो अनुबंध उभर कर सामने आता है और वो अनुबंध होता है। इस प्रकार हमने अनुबंध की परिभाषा को हमने जाना था और मैंने बताया था कि अनुबंध अधिनियम सन 1872 सितंबर में पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। अधिनियम 1872 एक्ट जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर 266 धाराएं थी, फिर बाद में कम हो गई थी और उस धाराओं के बारे में भी मैंने गत वीडियो के अंदर आपको चर्चा की थी और आगे आगे उन धाराओं में जो शामिल है उनके बारे में व्याख्या से बात करूंगा। तो अनुबंध साधारण तौर पर अगर मैं कहूं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी लेन देन करे या फिर उन लेन देनों को जो राज नियम के अंदर वो परिवर्तनीय हो, ऐसे एक उनके बीच में एक ठहराव हो जो राज नियम के द्वारा परिवर्तनीय हो और ठहराव हमेशा वैधानिक होना चाहिए और ठहराव के अंदर एक वचनदाता और एक वचन ग्रहीता, यानी कि एक प्रस्ताव करता है और सामने वाला प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्ताव को ग्रहण करता है और एक के बदले कुछ दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति जब दूसरे के सामने प्रस्ताव रखता है तो दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को ग्रहण कर उस चीज को देता है और वो उसके बदले कुछ प्रतिफल के रूप में कुछ लेता है, तो ठहराव होना निहित होता है। यह अनुबंध की परिभाषा रहती है। मगर सर विलियम एंसन करके एक परमहंस विद्वान हुए, उन्होंने अनुबंध की क्या परिभाषा दी उसके बारे में हम बात करेंगे आज। न्यायाधीश साइमन करके एक जज हुए, न्यायाधीश हुए, उन्होंने परिभाषा दी और 1872 धारा 2H के तहत अनुबंध की परिभाषा आई। तो कुल मिला के 3 प्रकार से अनुबंध की परिभाषा हमारे सामने आई। एक सर विलियम एंसन करके हुए, उन्होंने परिभाषा दी थी, सर विलियम एंसन ने, और न्यायाधीश साइमन ने, और 1872 अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H क्या कहती है। और इन तीनों परिभाषाओं से मिलकर सामने दो तत्व हमारे सामने आते हैं कि अनुबंध के अंदर क्या निहित होता है। वो दो तत्व जिसके अंदर दो पक्षकारों का निहित होना जरूरी होता है। पक्षकारों के बीच में एक ठहराव होगा, क्या होगा, एक ठहराव होगा और वो ठहराव प्रस्ताव होगा जो पहले प्रस्ताव रखा जाएगा और सामने वाला पक्षकार उसकी स्वीकृति प्रदान करेगा। अब वो ठहराव जो किए जाएंगे वो राज नियम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो ऐसे नियम बने गए उसके द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए और वो जो दायित्व उत्पन्न करते हो। ये दो तत्व सामने आए कि वास्तव में अनुबंध के अंदर ये दो तत्व अगर निहित है तो ही वो अनुबंध है। तो गौर करें विद्यार्थियों, सर विलियम एंसन करके परमहंस शास्त्री जो एक विद्वान हुए, उन्होंने अनुबंध की क्या परिभाषा दी, यही कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव जिसे राज नियम के द्वारा परिवर्तित करवाया जाए। विद्यार्थी गौर करें, दो या दो से, इस शब्दों को समझे, दो या दो से अधिक व्यक्ति, कितने हो, या तो दो तो होने ही चाहिए या फिर दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, कि बीच में किया गया एक ऐसा ठहराव। कैसा ठहराव? एक ऐसा ठहराव जिसके अंदर एक सामने वाला प्रस्ताव रखेगा और सामने वाला उस प्रस्ताव को स्वीकार कर वो प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेगा। तो ठहराव होना चाहिए, वैधानिक ठहराव होना चाहिए जिसे हम राज नियम के द्वारा परिवर्तित करवाया जा सके। देखो इस लाइन को समझे कि राज नियम के द्वारा परिवर्तित करवाया जा सके, यानी ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, अगर हम राज नियम जो नियम बने हैं उसकी शरण लेते हैं या न्यायालय में जाते हैं तो उसको वहां से हम परिवर्तित कराएं। परिवर्तित का मतलब परिवर्तन नहीं है, उसको उसमें निहित करवा सके कि वास्तव में वो उन नियमों, उन कानूनों के अनुसार ही अनुबंध किया गया है, उसके अनुसार ही अनुबंध किया गया, अनुसार ही ये अनुबंध चल रहा है, उसको हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करवा सके। और
कानून ये देख सके कि वास्तव में नियमों के अनुसार ही अनुमत किया गया है, इसका मतलब ही राजनियम के द्वारा हम परिवर्तित करवाया जा सकता है, तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में ऐसा किया गया जो ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तित हो, तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार भी हो। इस लाइन से मतलब समझे, जैसे कि मैंने इस पेन को सामने वाले अपने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे ये पेन 10 रुपए में आप दो। मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये पेन मैंने उसको 10 रुपए में दे दिया। शर्त ये रही कि वो मुझे 10 रुपए आज से 2 महीने बाद देगा। मैंने इस बात को स्वीकार किया, सामने वाले ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और मैंने प्रस्ताव को स्वीकार किया और 10 रुपए 2 महीने बाद लेने की बात कही। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद जब मैंने उससे पैसे मांगे तब वो पैसे मुझे नहीं दे रहा है। मगर जब भी मैंने ये 10 रुपए की बात कही थी 2 महीने बाद, तो मैंने अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत हमारे बीच में अनुबंध हुआ और उस अनुबंध के पक्ष में हमारे बीच में एक ठहराव हुआ कि उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया कि 10 रुपए 2 महीने बाद आप मुझे दे सकते हो। अब जब हमने अनुबंध 1872 के तहत इन बातों को रखा है तो मेरा उस पक्षकार के विरुद्ध अधिकार होगा और मैं कोर्ट की शरण लूंगा और शरण लेकर उसके विरुद्ध मामला दर्ज करवाऊंगा कि मैंने अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत इसके साथ वो ठहराव किया था। ठहराव ये था कि इनका प्रस्ताव था कि मुझे ये पेन दीजिए और मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया कि ये पेन मैं आपको दे दूंगा, मगर आप मुझे 2 महीने बाद 10 रुपए दोगे। और उस प्रस्ताव को मैंने स्वीकार किया कि हाँ, मैं 2 महीने बाद पैसे ले लूंगा, आप मुझे 2 महीने बाद पैसे देना। मगर वो 2 महीने बाद अब पैसे नहीं दे रहा है तो मेरा उस पक्षकार के विरुद्ध एक अधिकार है और मैं न्यायालय की शरण लेकर वो 10 रुपए वापिस वसूल कर सकता हूं। तो इसका मतलब यही हुआ और यही सर विलियम एंसन ने बात कही थी। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव जिसे राजनियम के द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है, तथा जिसके अंतर्गत गौर करें विद्यार्थियों, एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ अधिकार रखता है, उसके विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर सकता है। फिर आए न्यायाधीश साइमंड। इन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे, ऐसे निर्णय दिए होंगे, ऐसे कानूनों को पढ़ा होगा। फिर एक परिभाषा उन्होंने प्रदान की कि एक ऐसा ठहराव है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, ठहराव सब तो आएगा ही आएगा, रट ले विद्यार्थियों, दिमाग के अंदर सेट कर लें। एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या भी करता है। कैसा ठहराव है? साइमंड ये कहते हैं कि एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है। दायित्व उत्पन्न कैसे करता है कि जैसे उन्होंने मुझे 10 रुपए का पेन दिया और मैंने वो पेन उदाहरण के तौर पर अगर बात करूंगा, मैंने उन्हें 10 रुपए का पेन दिया और उन्होंने बोला कि 10 रुपए मैं 2 महीने बाद दूंगा। कोई नहीं 2 महीने बाद देगा, मगर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व उनके हैं कि वो मुझे 10 रुपए 2 महीने बाद दे। और मेरा दायित्व ये था कि मैंने उन्हें 2 महीने उधार के लिए भी उनको पेन वापस दे दिया ताकि वो पेन का यूज कर सके, भले वो 2 महीने मुझे बाद में पैसे दे। मगर मेरा भी दायित्व बना, उनका भी अब दायित्व है कि मुझे 10 रुपए चुकाए, 2 महीने बाद 10 रुपए चुकाए, क्योंकि मैं उनसे मांगता हूं, उनके दायित्व है और मैं उनकी व्याख्या भी कर सकता हूं किस प्रकार। यही साइमंड ने बताया। क्या बताया? एक ऐसा ठहराव, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जब 2 पक्षकारों के बीच क्या दायित्व उत्पन्न करता है। ये ठहराव जब हमारा प्रस्ताव और स्वीकृति प्रदान होती है तो उसमें हमारे दायित्व भी उत्पन्न होते हैं और उनकी व्याख्या करता है। इस प्रकार अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H, गौर करें विद्यार्थियों कैसी धारा है? 2H। इसके अंदर अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है। इन्होंने सीधा एक भी बात कही कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो सर विलियम से बात की थी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तित होता है। और यहाँ इन्होंने सीधी अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के तहत एक बात हुई कि अनुबंध एक ऐसा अधिनियम है, एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम के द्वारा जो नियम बने हुए हैं उनके द्वारा परिवर्तनीय होता है। गौर करें शब्द को समझ, परिवर्तनीय यानी कि उसके अंदर लागू होता है और नियमों की पालना करता है। जब हम ऐसा कोई काम करते हैं और हम उस राजनियम के तहत कानून की शरण लेते हैं तो बिल्कुल वो परिवर्तनीय हो, वहां लागू हो तो ही वो अनुबंध है, वैध अनुबंध कहलाएगा। इस प्रकार 3 प्रकार के सर विलियम ने न्यायाधीश में, अगर सर विलियम की परिभाषा याद रखते हो तो धारा 2H की भी परिभाषा याद हो जाती है। अनुबंध एक ऐसा ठहराव जो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय शब्द को आप समझने का प्रयास करें। तो अगर हम इन तीनों परिभाषाओं की बात करते हैं तो बार बार एक ठहराव आ रहा है, एक स्वीकार आ रहा है और एक
प्रस्ताव रखा जा रहा है, फिर उसकी स्वीकृति मिल रही है और ठहराव की उत्पत्ति होती है। जब अनुबंध में ये इन परिभाषाओं को हम निष्कर्ष रूप में देखें तो दो मुख्य तत्व अनुबंध के अंदर विद्यमान रहते हैं, विद्यमान यानी कि इसके अंदर समाहित रहते हैं। वो दो तत्व कौन कौन से उसके बारे में हम बात करेंगे। पक्षकारों के बीच ठहराव, जो पहला प्रस्ताव रखता है और दूसरा स्वीकृति देने में उत्पन्न होती है। पक्षकारों के बीच एक ऐसा ठहराव उत्पन्न होता है, कैसा, एक ठहराव से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, जैसे सामने वाले ने प्रस्ताव रखा कि मुझे आप 10 रुपए में पेन दो, और मैंने उसकी स्वीकृति दे दी कि मैं आपको 10 रुपए का पेन 2 महीने बाद आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपको ये दे देता हूं। तो दो पक्षकारों के बीच में एक ठहराव होगा और स्वीकृति, प्रस्ताव तथा स्वीकृति भी उत्पन्न होगी। दूसरी बात, ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होगा। ठहराव, अब ठहराव तो हुआ मगर ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होगा, क्योंकि अनुबंध, हम जो 10 रुपए की 2 महीने के बाद में लेने की बात कर रहा हूं तो अनुबंध के तहत होनी चाहिए, वो नियमों के तहत होनी चाहिए। पक्षकार के मध्य वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न करेगा, वैधानिक दायित्व उत्पन्न करेगा, क्योंकि बिल्कुल ये न्यायाधीश साइमंड ने भी बात कही थी। तो इनसे ही उभर कर दो तत्व सामने, पहला पक्षकारों के बीच में ठहराव होगा, ठहराव में स्वीकृति और प्रस्ताव रखा जाएगा, उत्पन्न होता है। दूसरा, वो ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होगा और पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व, कैसे दायित्व होंगे, वैधानिक दायित्व होंगे, बिल्कुल लीगली होंगे, अवैध नहीं होंगे, कानून की दृष्टि से रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए वैधानिक दायित्व उत्पन्न होंगे। इस प्रकार हम अनुबंध को समझ पाए। अनुबंध अधिनियम 1872 एक्ट जो सितंबर में लागू हुआ, उसको हमने सर विलियम की परिभाषा से समझा, न्यायाधीश साइमंड की परिभाषा से समझा। विद्यार्थियों दिमाग के अंदर सेट करने की कोशिश करें। और 1872 अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के तहत समझा। और इन परिभाषाओं से दो बातें निकलकर सामने आई कि वास्तव में इसके अंदर क्या निहित होता है कि पक्षकारों के बीच में जो ठहराव, जैसे प्रस्ताव रखना और स्वीकृति उत्पन्न होती है, और वो ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो और पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न हो। इस प्रकार अनुबंध को अगर हम सूत्र के रूप में देखें, विद्यार्थियों अनुबंध को अगर हम सूत्र के रूप में देखें तो अनुबंध का सूत्र ये होता है कि एक तो होता है ठहराव, ठहराव इसके अंदर निहित होता है। अब वो ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो, ठहराव राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो, ये सूत्र के रूप में अनुबंध का सूत्र है कि एक तो ठहराव होना चाहिए और ठहराव, जो आपने ठहराव किया है वो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होगा। आपने जो प्रस्ताव को स्वीकार किया है और स्वीकार करके उसकी स्वीकृति प्रदान की है वो राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, राजनियम यानी कानून के नियम लागू होने चाहिए, तो ही अनुबंध है। ये अनुबंध को सूत्र के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं कि ठहराव प्लस राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय। अब हमने 3 प्रकार से सर विलियम्स, न्यायाधीश साइमंड, अनुबंध अधिनियम की धारा 2H और अनुबंध के मुख्य 2 तत्व जो इसके अंदर विद्यमान रहते हैं, इन परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य के, इन परिभाषाओं की निष्कर्ष रूप में। अब अधिनियम, अनुबंध अधिनियम की धारा 10 क्या कहती है, गौर करें विद्यार्थियों। इसको अनुबंध अधिनियम की धारा 10 को मैं पूरी व्याख्या सहित समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। ये 12 के बिंदु है, इसके 2 वीडियो बनेंगे विद्यार्थियों, तो तमाम प्रकार के मुझे उदाहरण भी देने पड़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं कि अधिनियम, अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में क्या है। धारा 10 के अंदर वेद अनुबंध है। धारा 10 ये कहता है कि अनुबंध में वेद कैसे होता है, अनुबंध में वेद होने के क्या लक्षण होते हैं। अधिनियम की धारा 10 में वेद अनुबंध के लक्षण हैं। कैसे अनुबंध के लक्षण है, वो अनुबंध जो वेद होता है, जो लीगली होता है, जो कानून की दृष्टि से सही होता है, वेद होता है, वो धारा 10 कहती है कि अनुबंध के अंदर जब ये लक्षण निहित होते हैं तो वो अनुबंध वेद हो सकता है, अनुबंध सही हो सकता है, अनुबंध किया हुआ माना जा सकता है, नहीं तो वो अनुबंध नहीं होता है। धारा 10 कहती है और बिंदु कितने देती है, 12 देती है। तो आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए कि धारा 10 ये कह सकती है कि अनुबंध के वेद लक्षण कौन कौन से होते हैं। हम कहते हैं हमारे अंदर ये लक्षण है तो हम वो कार्य कर सकते हैं, जिसके अंदर लक्षण ज्यादा है कि वो पढ़ाई कर सकता है तो आराम से पढ़ सकता है। तो अनुबंध अगर वेद होने के लिए हमारे पास ये 12 बिंदु है, इनको हम अगले वीडियो के अंदर, इन 12 बिंदुओं को मैं 2 लेक्चर के अंदर समझाऊंगा विद्यार्थियों। 2 लेक्चर आएंगे, 6 बिंदु और 6 बिंदु, पूरे एग्जांपल देके समझाऊंगा। आज मुख्य रूप से मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं कि वो 2 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तब अनुबंध निहित हो सकता है। विद्यार्थी अनुबंध कौन करता है, व्यक्ति करते हैं, और व्यक्ति कितने होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए, तो ही वो अनुबंध कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। गौर करें विद्यार्थियों, इसीलिए पहला बिंदु है 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। ये नहीं है कि एक पक्षकार अनुबंध कर लेगा, किससे करेगा, नहीं, 2 पक्षकार होने चाहिए। एक प्रस्ताव रखने वाला होना चाहिए, एक प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। एक प्रस्ताव वक्त होता है, एक प्रस्ताव ग्रहीता होता है। 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए तो अनुबंध कहलाएगा। एक प्रस्ताव रखने वाला और एक प्रस्ताव को ग्रहण करने वाला,
प्रस्तावक और प्रस्ताव ग्रहीता, एक ग्रहण करने वाला जो स्वीकृति प्रदान करता है। ठहराव का होना जरूरी है विद्यार्थियों। ठहराव होना जरूरी यानी कि जब आपने प्रस्ताव रखा और सामने वाले ने स्वीकृति प्रदान की, बिल्कुल वो इसमें जरूरी होती है कि आप प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति प्रदान करता है, तो ठहराव का होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि रीटा गीता से बोलती है कि आप मुझे अपना ब्यूटी पार्लर दे दो, मैं आपको उसके बदले 10,000 रुपए प्रदान करूंगी। तो रीटा ने उस गीता की बात को स्वीकार किया। गीता ने बोला कि बिल्कुल मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, आपके ब्यूटी पार्लर को खरीदती हूँ, इसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगी। तो ये ठहराव होना बिल्कुल एकदम जरूरी है। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हो। कैसे हो? वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हो, विधान के द्वारा निहित संबंध होने चाहिए। ऐसे संबंध नहीं होने चाहिए जैसे कि हम कहीं पिकनिक पे घूमने गए, या हम किसी होटल में खाना खाने गए, या फिर हम कहीं मार्केट के अंदर घूमने गए, या हम किसी मेले के अंदर गए। ये वैधानिक इसके अंदर हमने जब कुछ एक दूसरे के लिए पैसे दिए, या हम होटल में गए या मैंने पैसे होटल में चुका लिए, फिर आके मैं केस कर देता हूं कि मैंने होटल में पैसे दिए, आप मुझे इसके पैसे लौटाए, तो ये वैधानिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि मेरी शादी थी और मैंने आप तमाम सब विद्यार्थी गणों को बोला कि आ जाना शादी में भोजन करने, और आप उस दरमियान किसी काम में फंस गए और आप उस शादी में नहीं आ पाए भोजन करने, और मैंने आप पे केस वादित कर दिया कि आप मेरी शादी में नहीं आए और मेरा इतना खाना बिगड़ गया, आपको इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये कोई वैधानिक अनुबंध नहीं है, ये एक सिर्फ रिलेशन से मैंने आपको बुलाया था जो अपनी भावनाओं के द्वारा व्यक्त होता है। इस अनुबंध से मैं न्यायालय में बात नहीं कर सकता, इसलिए वैधानिक संबंध स्थापित होना जरूरी है। इस प्रकार से हम अनुबंध नहीं होते हैं। ये पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। देखो, पक्षकार जो अनुबंध करते हैं वो वयस्क होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि वो पागल है और बिल्कुल वो दिमाग से क्षतिग्रस्त है, दिवाली है, तो वो अनुबंध नहीं कर सकते। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। बिल्कुल सहमति होनी चाहिए। एक ने प्रस्ताव रखा, दूसरे प्रस्ताव ग्रहण किया, उनके बीच में सहमति होनी चाहिए कि वास्तव में आपने मुझे, जैसे मैंने उनको पेन बेचा था और वो 2 महीने बाद मुझे पैसे देने हैं, तो मेरी बिल्कुल उनसे सहमति थी कि आप मैं 2 महीने बाद में पैसे ले लूंगा। वैधानिक प्रतिफल हो। वैधानिक प्रतिफल यानी कुछ के बदले कुछ। जब अपन को चीज बेचते हैं, सामने वाला प्रस्ताव अपना ग्रहण करता है और हम उसकी स्वीकृति दे देते हैं और उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देना होता है। बिल्कुल हमें कुछ, जैसे पेन के बदले वो मुझे पैसे भी दे रहा है मगर 2 महीने बाद दे रहा है, देना तो जरूरी है, प्रतिफल होना चाहिए। वो प्रतिफल बिल्कुल वैधानिक होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने आपको पेन के बदले मैं आपको सिर्फ 1 रुपया पकड़ा रहा हूँ, मगर 1 रुपया जब पकड़ा रहा हूँ मगर हमारे बीच में बात होनी चाहिए कि वास्तव में मैं 1 रुपये में पेन लूंगा, मगर कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है। उद्देश्य, वैधानिक उद्देश्य भी होने चाहिए। हमारे उद्देश्य बिल्कुल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, उद्देश्य निहित होने चाहिए, ऐसे नहीं तो नहीं होता है। निश्चितता, बिल्कुल निश्चितता होना चाहिए कि कब हमें इस प्रस्ताव को स्वीकृति देनी है, कब हमें प्रस्ताव को बिल्कुल इंप्लीमेंट करना है, समय का ध्यान रखना होगा, स्थान का ध्यान रखना होगा। पूरी निश्चितता प्रदान होती है इस अनुबंध के अंदर। निष्पादन की बिल्कुल संभावना, यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसे किया जाए, बिल्कुल निष्पादन को ध्यान रखना होगा कि अनुबंध हम जब कर रहे हैं तब उसके पूरे कार्य को किस प्रकार से हम किया करें या किस प्रकार से निहित करें ताकि हमारा अनुबंध एकदम सही साबित हो। 11वां बिंदु है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव ना हो। जो हम ठहराव करें वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं हो, वो बिल्कुल राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय हो। ऐसा नहीं है कि हम जो ठहराव कर रहे हैं वो कानूनी दृष्टि से अवैध हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हो, व्यर्थ ठहराव नहीं होने चाहिए। 12वां बिंदु है वैधानिक औपचारिकताओं का हमें बिल्कुल पालना करना होगा। जो भी औपचारिकता है अनुबंध की उसकी बिल्कुल पालना करके ही हमें कार्य करना होगा। तो गौर करें विद्यार्थियों, अधिनियम की धारा 10 में वैध अनुबंध के लक्षण बताए गए। 2 या 2 से अधिक पक्षकार हो, ठहराव का होना चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हो, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति हो मगर स्वतंत्र हो, किसी से बंधा हुआ नहीं हो। उसे उत्पीड़न के द्वारा, आप किसी का मकान खरीद रहे हो, आप उसके पर मकान 10 लाख का है और आप उसको 5 लाख देके बाद धमकियां देकर उससे मकान ले रहे हो कि मैं ये मकान लूंगा ही लूंगा, 10 लाख का क्यों है, मैं 5 लाख से लूंगा। आप उसको धमकी देकर, उत्पीड़न देकर, उस पर अनुचित प्रभाव डालकर ले रहे हो, तो ये गलत है। उसकी स्वतंत्र सहमति हो, वैधानिक प्रतिफल हो, कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है, वैधानिक उद्देश्य हो, निश्चितता हो, समय का स्थान का बिल्कुल ध्यान रखा जाए, निष्पादन की बिल्कुल एकदम संभावना होनी चाहिए, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए और वैधानिक औपचारिकताओं की पालना होनी चाहिए। तमाम प्रकार की बातें अनुबंध लक्षण के अंदर 12 बातें निहित रहती हैं। 12 बातों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम 2 वीडियो में इसको पढ़ने के बाद हम अनुबंध की शब्दावली को पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से शब्द, जैसे व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ नहीं ठहराव, गर्भित ठहराव,
वचनग्रहीता, वचनदाता, ऑफर, ऑफरी, इसके बारे में हम एक एक शब्दों को, शब्दावली, टर्मोलॉजी को मैं समझाऊंगा कि वास्तव में अनुबंध के अंदर ये क्या क्या शब्द रहते हैं। उनको पढ़ने के बाद और अनुबंध के वैधानिक प्रावधानों को हम पढ़ेंगे उदाहरण सहित। धन्यवाद विद्यार्थियों।